अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ उसकी 4 ब्रांचेस को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज हम इस वीडियो में मजीद ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन एनी 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का जो इनिशियल टॉपिक्स है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 4 ब्रांचेस भी पूछी जा सकती हैं, 5 भी पूछी जा सकती हैं। अगर 4 नंबर का लॉन्ग है तो 4 ब्रांचेस, 5 नंबर का लॉन्ग है तो 5 ब्रांचेस। बाज़-औक़ात केमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ 4 ब्रांचेस पूछ ली जाती हैं। तो डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है और 4 ब्रांचेस भी। आज इसमें मजीद हम 4 ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, अकॉर्डिंग टू बुक हमारी 5वीं ब्रांच है ये। इस ब्रांच का नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे बहुत आसान और सिंपल अंदाज में, जस्ट लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो सबसे पहले इसके नाम पे फोकस करते हैं, लफ्ज़ पे फोकस करें। एनालिटिकल नाम है तो ये लफ्ज़ एनालिसिस से निकल रहा है और एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, किसी चीज़ को चेक करना। ठीक है, तो इसका उर्दू में मतलब होता है तज्जिया करना। अब इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे अगेन मैटर के बारे में, लेकिन मैटर का हमने तज्जिया करना है। वो मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या कोई सैंपल हो सकता है। उस सैंपल का हमने डिटेल में तज्जिया करना है, एनालिसिस करना है। तो इनिशियल लाइन हम यही लिख लेते हैं और उसको अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच या विच डील्स, जिसका ताल्लुक होता है विच डील्स with the analysis of ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है एनालिसिस, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट, मुख्तलिफ अकसाम के सैंपल्स को चेक करना, सब्सटेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज इज कॉल्ड, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये तो हमने सिंपल सी क्या कर ली, डेफिनेशन बना ली। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और वर्डिंग कोशिश करेंगे बुक वाली ही रखें। 2 से 3 सेंटेंसेस में इसको वाइंड अप कर देंगे, लेकिन पहले समझेंगे हम। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इसमें हम बेसिकली करते क्या है, एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, हम फॉर एग्जाम्पल ब्लड चेक करवाने जाते हैं, ब्लड का सैंपल चेक करवाने जाते हैं। तो सबसे पहला काम उसमें क्या किया जाएगा, जो लैब का बंदा होगा वो आपकी बॉडी से सैंपल सेपरेट करेगा, यानी ब्लड को आपकी बॉडी से सेपरेट करेगा, आपकी बॉडी से ब्लड को निकालेगा। तो ये सेपरेशन हो गई, यानी सैंपल को अलहदा किया जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 होगा। नंबर 2 में क्या होगा, आपके ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस इसमें होता है सेपरेशन का। ठीक है, हमने इस प्रोसेस में क्या करना होता है, सैंपल को सेपरेट करना होता है, अलहदा करना होता है। उसके बाद सैंपल को हमने क्या करना होता है, जो अननोन सैंपल है हमारा, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, जैसे ब्लड की एग्जांपल थी, सबसे पहले सैंपल सेपरेट करेंगे बॉडी से, उसके बाद ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हमने अपना असल जो टेस्ट है वो परफॉर्म करना है। जस्ट लाइक हम चेक करना चाहते हैं हमारा ब्लड लेवल कितना है, यानी रेड ब्लड सेल्स चेक करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी मिकदार चेक करेंगे। वो मिकदार हम चेक कर सकते हैं रेड ब्लड सेल्स की सूरत में, वाइट ब्लड सेल्स की सूरत में, ठीक है, या किसी भी सूरत में जो चीज़ हमने वहां पे परफॉर्म करनी है। तो सेम यही बातें हम यहां पे लिखेंगे कि दिस ब्रांच डील्स विद, इसका ताल्लुक होता है किसके साथ, सेपरेशन के साथ। सेपरेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन, हमने सैंपल को आइडेंटिफाई भी करना होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड, और फिर क्या करना होता है, डिटर्मिनेशन करनी होती है। डिटरमाइन यानी चेक करना होता है, कॉन्सेंट्रेशन यानी मिकदार को, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ अकसाम की हम यहाँ पे मिकदार चेक कर सकते हैं जो एनालाइट हमें चाहिए। डिफरेंट सब्सटेंसेस इन सैंपल लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है, या मटेरियल थिंग एक लफ्ज लिखा हुआ है बुक में, वो भी लिख सकते हैं। मैं इन सैंपल लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो आखिरी लाइन लिखी गई है वो ये कि ये जो है आजकल यानी नाउअडेज जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है नफीस या सेंसिटिव हम कह सकते हैं। तो देखिए, ये जितने भी टेस्ट हैं ये हम परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ, हमारे पास मशीनरी होगी। तो मशीनरी हमारे पास इंतहाई सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब ये है वो माइन्यूट से माइन्यूट
हल्के से हल्के सैंपल को भी आइडेंटिफाई कर लेगी, यानी चेक कर लेगी। जस्ट लाइक हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं। अब एक पानी का गिलास है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, बैक्टीरिया कौन से हैं, उसमें नमकियात कितनी है, उसमें सोडियम क्लोराइड फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें कितनी मिकदार में पाई जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें हम वो पानी की मुख्तलिफ क्या कर सकते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन को चेकआउट कर सकते हैं। और वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसका एक क्यूवेट होता है जिसमें हमने सैंपल रखना होता है, वो इस कैप के साइज का जितना होता है, बल्कि इससे भी छोटा। आपने इसमें पानी का सैंपल रखना है और वो पूरे के पूरे आपको क्या कर देगा, पानी के अंदर मौजूद नमकियात के बारे में आपको आइडिया दे देगा कि कितनी कितनी मिकदार में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखेंगे, नाउअडेज, आजकल, नाउअडेज दिस ब्रांच इन्वॉल्व्स, ये ब्रांच इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, किस चीज़ के यूज़ में, यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड या सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आप आसान लफ्ज लिख लें, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम बहुत हसास इंस्ट्रूमेंट्स का क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। नाउअडेज का मतलब आजकल, मॉडर्न डेज की बात की जा रही है। प्रीवियस टाइम्स में हम क्या करते होते थे, क्लासिकल मेथड यूज करते थे, यानी हम अगर अननोन सैंपल चेक करना है तो उसके लिए हम केमिकल रिएजेंट्स यूज करते थे। टाइट्रेशन, वैसे वो आज भी यूज की जाती है, टाइट्रेशन काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेरिमेंट से बचने के लिए हम टाइम सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। जस्ट उसमें हमने क्या किया, सैंपल जैसे मिसाल के तौर पर है, क्यूबिट में सैंपल रखा, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा, बटन प्रेस किया, हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये काफी टाइम सेविंग होता है, बजाय इसके कि हम उसके डिफरेंट रिएक्शंस को परफॉर्म करते रहें। नेक्स्ट ब्रांच पे मूव करते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब ये दो डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस का इटसेल्फ एक मिक्सचर है। ठीक है, बायो का मीनिंग आपको पता है, बायो हम कहते हैं लाइफ को, और केमिस्ट्री तो जाहिर सी बात है केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी का नाम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइफ को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस की मदद से हम समझेंगे कि लाइफ किस तरह सस्टेन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानदार जो हैं एनिमल्स, उसमें इंसान भी आ जाते हैं, एनिमल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब वो किस तरह से जिंदा रहते हैं, हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर आखिर ऐसी कौन सी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमें एनर्जी देते हैं और हम जिंदा रहते हैं। तो वो सारा जो प्रोसेस है जो लाइफ को मेंटेन किए हुआ है, जो केमिकल प्रोसेस लाइफ को मेंटेन किए हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, जिसमें हम समझते हैं, इन विच वी स्टडी, हम समझते हैं या मुतालिया करते हैं किसका, लाइफ का। बायो मीन्स लाइफ, और केमिस्ट्री मीन थ्रू केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस से लाइफ को समझते हैं, थ्रू केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस की मदद से हम लाइफ को समझते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे हम जस्ट मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि बायो मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, अब वो बायो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन किए हुए हैं, उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वाइटामिन हैं। फॉर एग्जांपल, विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात के टाइम इंसान को सही से नज़र नहीं आता, बीमारी हो जाती है। इस तरह विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, विटामिन सी है, विटामिन बी है। तो वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी को क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ में मदद करते हैं और इंसानी ज़िंदगी को बरकरार रखने में मदद करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हमने बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में वही स्टडी, हम क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, वही स्टडी, दो चीजें यहां पे लिखेंगे। एक तो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, और फंक्शंस, स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों पढ़ते हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं, मसलन बायोमॉलिक्यूल्स की तैयारी आर्टिफिशियली लैब में किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और बाकी चीजें। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं और उसके फंक्शंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये एक बायोमॉलिक्यूल है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के अलावा लिपिड्स हैं, लिपिड्स के अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच पे जिसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अगर नाम पे फोकस करें आप तो देखें
यहाँ पे लफ्ज न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर लफ्ज निकला है न्यूक्लियस से, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 में वैसे तो काफी डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखें, ये एटम का एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारे पास दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ये किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब ये जो बाहर आपको सर्कुलर ऑर्बिट नजर आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, इसे शेल कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है केमिस्ट्री में, जो न्यूक्लियस है इसके अंदर होने वाले रिएक्शंस को अगर स्टडी करना है तो उसके लिए सेपरेट ब्रांच है जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। अगर आपने जस्ट इन इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ना है जो शेल के अंदर रोटेट कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, फिर हमने वो पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसका ताल्लुक होता है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें जो केमिकल रिएक्शंस है वो हमने पढ़ने हैं, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस शेल वाले नहीं होंगे। केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, जो हो रहे होते हैं कहाँ पे? टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कहां पे हो रहे होते हैं? एटम के न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को हमने क्या करना होता है, यहाँ पे स्टडी करना होता है, और इन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस का, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। देखें, एप्लीकेशंस वैसे तो जनरल दी गई हैं, लेकिन अगर आप उन पे रिसर्च करें तो बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। मसलन यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, किसमें? एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के अलावा मेडिसिन्स में, और मेडिसिन्स के अलावा जो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होती है, ETC, ठीक है। अब मैं आपको ये जस्ट नाम नहीं है, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन्स की, ठीक है। अब मेडिसिन्स क्या है, किस तरह से इसका रोल है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि पुराने ज़माने में अगर बॉडी में कोई रसौली या कोई कैंसर वगैरह हो जाता था तो उसको क्या करते थे, ऑपरेट करके वो हिस्सा बॉडी से निकाल लेते थे, जो कैंसर सेल्स होते थे वो हिस्सा निकाल लेते थे। लेकिन आजकल नहीं करते ऐसा। आजकल आपने रेडियोथेरेपी का नाम सुना होगा, रेडियो मीन रेडिएशंस, ठीक है। क्या करते हैं कि रेडिएशंस गिराते हैं डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की ह्यूमन बॉडी पे, और स्पेसिफिकली उस पार्ट पे जहाँ पे कैंसर का सेल मौजूद है। तो वो रेडिएशन उस बॉडी के पार्ट पे गिरती है, उस कैंसर सेल को ख़त्म कर देती है, जबकि बॉडी के बाकी पार्ट को वो नुकसान नहीं पहुँचाती। इसकी लेटेस्ट में आपको जो हमारे पास रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो ये है कि किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। तो प्रीवियस टाइम में किडनी का क्या करते थे, ऑपरेट करके वो स्टोन्स निकाल लेते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। हमारे पास लिथोट्रिप्सी के नाम से एक टेक्निक है, उसमें क्या होता है, लिथोट्रिप्सी के अंदर रेडिएशंस यानी शुआएं गिराते हैं किडनी के ऊपर, वो किडनी स्टोन्स टूट जाते हैं, फिर लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी को क्या करते हैं, सुन करके यूरिनेशन के थ्रू वो जो स्टोन्स हैं वो वहाँ से पत्थर वो जो है उसको उसका बारीक पाउडर बना के वहाँ से निकाल लेते हैं। ये थ्रू मेडिसिन भी करते हैं। तो उसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, जस्ट हम रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और थोड़ा सा मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये क्या हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज़ है, और इसमें बॉडी के ऑपरेट यानी ऑपरेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। इसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल है। एग्रीकल्चर की मैं आपको एक आसान सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने रेडिएशन का नाम सुना होगा, गैमा रेडिएशंस। अब गैमा रेडिएशंस क्या है? गैमा रेडिएशंस जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग घरों में एक वेजिटेबल लेके आते हैं, पोटैटोज लेके आते हैं या अनियंस लेके आते हैं, तो उनकी एक खास बात यह है कि वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाते हैं। अब हमारे घरों में थोड़ी सी मिकदार में आते हैं, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना मसला नहीं होता। मसला होता है किसान हजरात के लिए, जो उसको उगाते हैं उनके लिए स्टोर करना बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि अगर वो स्टोर करेंगे वो ग्रो करने लग जाएंगे और वो बिकेंगे नहीं। तो उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, गैमा रेडिएशंस उन पे गिराते हैं, और वो पोटैटोज के ऊपर जब गैमा रेडिएशन गिरती हैं तो उनके ग्रोथ सेल्स को ख़त्म कर देती हैं, और इस हद तक उनको इनएक्टिवेट कर देती हैं कि अगर आप वो उगाएंगे भी सही उस पोटैटोज को तो वो नहीं उगेंगे। तो क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर में उसका इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रिसर्च में क्या इस्तेमाल होता है, रिसर्च में सिंपल सा यूज़ है। आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट कहते हैं या न्यूज़ में आ रहा होता है कि ये हमें सैंपल मिला है ज़मीन के अंदर से, कोई हड्डी या कोई पत्थर, ये 10,000 साल पुराना है या 20,000 साल। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चलता है, वो सिंपल क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग के नाम से एक टेक्निक है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई अननोन सैंपल जो है उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सैंपल कितना पुराना है,
ठीक है, बहुत सी आसान सी टेक्निक है कार्बन डेटिंग के नाम से, वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच पे जिसका नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री की। अब पॉलीमर का लफ्जी मतलब समझें कि पोली का मतलब होता है मैनी, मैनी यानी बहुत ज़्यादा, और जो लफ्ज़ है MER इसका मतलब होता है यूनिट या यूनिट्स हम कह सकते हैं, यानी छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में कंबाइन होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर, ठीक है। और वो मोनोमर्स, मोनो का मतलब होता है एक, जब एक यूनिट जुड़ेगा तो बहुत से यूनिट्स बनाएंगे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास एक यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, चौथा यूनिट है, ये मोनोमर्स हैं, इसको हम नाम देंगे मोनोमर्स का। मोनो मीन एक, एक एक यूनिट जुड़ेगा, आप इसको सीरीज में जोड़ते जाएं और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है। ये जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है इसे हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। और ये जो एक एक यूनिट है इसे हम कहेंगे मोनोमर। अब पॉलीमर जो है ये हमारे पास होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। और जो हमारे पास मोनोमर होता है ये होता है माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब क्या होता है हमारे पास, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा मॉलिक्यूल। तो बड़ा मॉलिक्यूल यानी मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है पॉलीमर से, और पॉलीमर कैसे बनता है, छोटे छोटे मोनोमर आप एक सीरीज में जोड़ते जाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। अब ये जो मोनोमर है इसका एक और नाम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल है कि एक बिल्डिंग है, हमने उसे बनाना है, तो बड़ी सी इमारत को बनाने के लिए हमें छोटे छोटे ब्लॉक्स चाहिए, मसलन ईंटें चाहिए। तो ईंट क्या है हमारे पास, एक मोनोमर है, आप ईंट जोड़ते जाएं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। तो जो बिल्डिंग बनेगी वो हमारे पास कहलाएगा पॉलीमर, यानी वो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, बड़ा मॉलिक्यूल है। और जो छोटी छोटी ईंटें आपने कंबाइन की हैं, एक एक यूनिट लगाई, एक एक ईंट लगाई है, वो मोनोमर है। और हमारे पास ईंट यानी मोनोमर माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल होगा। और इससे जो पूरी सीरीज जुड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, देखें आपने प्लास्टिक का नाम सुना होगा, तो कार्बन को कार्बन से जोड़ते जाएं, जैसे जैसे कार्बन कार्बन जुड़ती जाएगी कैटिनेशन के थ्रू एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, उससे हमारे पास क्या होता है, कैटिनेशन कहते हैं, और एक प्लास्टिक की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। कार्बन कार्बन सीरीज में जुड़ते जाएं तो ये सारे का सारा कैटिनेशन है और ये प्लास्टिक में यूज होता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं कि एक मोनोमर या बिल्डिंग ब्लॉक सीरीज में जोड़ते जाएं तो मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा, यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसका ताल्लुक होता है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब हम इसमें स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल की, विद द स्टडी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, पढ़ेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन वो मैक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास बना कैसे है, हमने छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को सीरीज में जोड़ा तो मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे वही लफ्ज लिखेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग, जो बना है जोड़ने से, लिंकिंग किसको जोड़ने से, लिंकिंग इन लिंकिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ने से बना है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स को जो हमने जोड़ा है वो एक सीरीज के अंदर जोड़ा है, यानी तरतीब में जोड़ा है। तो यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अ सीरीज। तो इस ब्रांच को हम कहेंगे इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री, कहेंगे हम इसको। तो ये पॉलीमर केमिस्ट्री होगी। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अभी हमने पढ़ा प्रोटीन हमारे पास एक पॉलीमर है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर हैं। तो यहां पे लिखेंगे दिस ब्रांच, इस ब्रांच के अंदर हमने क्या करना है, दिस ब्रांच फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करती है, ऑन द पॉलीमर की साइंथिसिस पे, उनकी तैयारी पे, उनकी स्ट्रक्चर पे, और उनकी खसूसियात पे। रिएक्शंस भी लिख सकते हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में CSPR की ट्रिक यूज की थी। तो आप यहाँ पे C मतलब कॉम्पोजिशन कह दें, S स्ट्रक्चर कह दें, P प्रॉपर्टीज कह दें, R रिएक्शंस कह दें, CSPR आप यहाँ पे लगा दें, लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज वर्डिंग आप अपनी यूज कर सकते हैं, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स लाइक कौन कौन से पॉलीमर हो सकते हैं, हमारे पास नेचुरली अकरिंग पॉलीमर हैं जिसमें हमारे पास प्रोटीन आता है, जिसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स ETC।
तो ये 4 ब्रांचेस हमारे पास हो गई हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मजीद ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।